कानपुर का टैक्सी बस स्टैंड जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा होता है। एक लड़की उसके पास से जा रही होती है जो 14 साल की होती है और अचानक दौड़कर पुलिस कांस्टेबल के पास जाती है और उसे कहती है कि सर, मेरे पीछे जो एक बुजुर्ग व्यक्ति आप देख रहे हैं, वो पिछले कई दिनों से मेरे साथ रेप कर रहा है, मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा है। इतना सुनते ही पुलिस कांस्टेबल अचानक से सकपका जाता है, सोचता है ये बच्ची क्या बोल रही है। इतने में ही वो बुजुर्ग व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल के पास आता है और पुलिस कांस्टेबल को आके कहता है कि ये आप भाई साहब बुरा मत मानिएगा अगर इस बच्ची ने आपको कुछ बोल दिया हो, क्योंकि ये मेरी बेटी है और इसको मैं इलाज के लिए यहाँ पर लखनऊ में लेकर आया और लखनऊ से यहाँ कानपुर लेकर आया हूँ और इसका उपचार करवा रहा हूँ। इतना कहते ही जो पुलिस कांस्टेबल होता है कुछ सोचने लगता है, सोचना शुरू करता है अचानक। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि ठीक है भाई साहब, मैं देरी हो रही है, हॉस्पिटल में डॉक्टर इंतजार कर रहा है, मैं इसको लेकर वहां जा रहा हूँ। और इतना कह के उसको तेज कदमों के साथ वो वहां से उस लड़की को लेकर के रवाना हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पुलिस कांस्टेबल से हो जाती है कि वो समझ नहीं पाता कि आखिर उन दोनों का रिश्ता क्या था। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। ये कहानी है एक 14 साल की बच्ची की जो 5वीं क्लास में पढ़ती है और साथ ही एक ऐसे शिक्षक की जिसने शिक्षक के नाम को ही खराब कर दिया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला की, जहां पर एक हैदरगढ़ थाना है। हैदरगढ़ थाने पर 8 अक्टूबर 1997 का वो दिन होता है जबकि परिवादियों की काफी भीड़ लगी होती है। काफी संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पुलिस थाने पहुंच रहे होते हैं और उसी दौरान एक पीड़ित दंपति होते हैं जो कि थाने पर पहुंचते हैं। वो पीछे ही पीछे खड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं अपनी बारी का। लगभग आधा घंटा बीत जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर की उस पर नजर पड़ती है जो बुजुर्ग दंपति होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप काफी देर से खड़े हैं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। इतने में वो पीड़ित दंपति जो होता है, बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी वाइफ, वो कहते हैं कि आप सबकी एक बार बात सुन लीजिए, क्योंकि हमारी बात कुछ ऐसी है कि हम आपको अकेले में बताना चाहते हैं, तो उसके बाद में हम बात करेंगे। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है कहता है कि ठीक है, आप बाहर जाकर बैठ जाइए। और बाहर जो पेड़ होता है उसके नीचे जाकर के वो दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं। करीब 2 घंटे का समय बीत जाता है। उसके बाद में पुलिस इंस्पेक्टर उनको वापस बुलाता है कि अब सारे लोग चले गए, बताइए आपकी क्या परेशानी है। इतने में जब वो पीड़ित व्यक्ति वो कुछ बोलने लगता है, बुजुर्ग व्यक्ति, इतने में ही उसकी पत्नी रोक देती है कि और भी काफी लोग यहाँ पर पुलिस वाले बैठे हैं। तो वो कहता है कि एक बार इन लोगों को भी आप भेज दीजिए, मैं आपसे ही बात करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर को इस तरह की बात करता है। इतने में इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाता है कि पहले तुमने बाकी लोगों के सामने बात नहीं बताई, अब पुलिस वालों के भी सामने बात नहीं बता रहे हो, तो फिर ठीक है, अपने घर पे ही जाके मामला सुलझा लो। लेकिन वो रिक्वेस्ट करते हैं बुजुर्ग दंपति कि नहीं, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, अकेले में सुन लीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है ठीक है। उन सब लोगों को, जो पुलिस कर्मी वहां पर होते हैं, उन लोगों को बाहर भेज देता है और उसके बाद में पीड़ित दंपति अपनी बात कहने लगते हैं। जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो कहता है कि जो मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी को मैंने स्कूल में दाखिला दिलवाया था। उसके नंबर काफी कम आ रहे थे, तो उसका जो टीचर है उसने कहा कि वो नंबर बढ़वा देगा या उसको पास करवा देगा। और 4th क्लास में वो फेल हो जाती है, तो उसके बाद में वो कहता है कि वो ट्यूशन अगर कर लेती है तो वो पास हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से उसकी बेटी लापता है। और यही नहीं, वो ट्यूशन जो टीचर है, वो 55 साल का एक शिक्षक है, वो भी लापता है, वो भी वहां गांव में नहीं है, जो कि उसकी स्कूल का हेडमास्टर था। जब पुलिस इंस्पेक्टर इस तरह की कहानी सुनता है कि एक 55 साल का व्यक्ति लापता है और साथ में इनकी बेटी जो 14 साल की है वो लापता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और साथ में जो पीड़ित दंपति होते हैं, उस बच्ची के माता पिता, वो कहते हैं कि आप इस मामले में कार्रवाई कीजिए, लेकिन हम कोई एफआईआर नहीं करवाना चाहते। अगर मुकदमा दर्ज करवाया तो मीडिया में मामला चला जाएगा, लोगों तक मामला पहुंच जाएगा और मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। तो उसके बाद में वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि बिना एफआईआर के तो देखो हम कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको मुकदमा दर्ज करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपका मामला कहीं लीक नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा, क्योंकि एक लड़की का मामला है। इस तरह के मामले बाहर पुलिस वैसे भी नहीं जाने देती। इस तरह की सांत्वना देने के बाद में उनकी ओर से मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और जो इंस्पेक्टर है, वो एक सब इंस्पेक्टर है एसएन सिंह, उसको जांच अधिकारी बनाते हैं और वो इस मामले की जांच शुरू कर देते हैं। मामले को करीब
3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाता कि आखिर लड़की कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, क्या उसके साथ हुआ है, इस बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाता। उसके बाद में जो जांच अधिकारी है इस पूरे मामले के, एसएन सिंह, एक बार अपनी किसी दूसरे मामले की जांच करने के लिए सुल्तानपुर के गांव के आसपास के इलाके में गए होते हैं। वहां जब वो निकल रहे होते हैं सड़क से, तो उन्हें एक लड़की साइड में किनारे खड़ी दिखाई देती है और उन्हें इस तरह का आभास होता है कि एक आदमी भी इसके साथ में था, जो कि मुझे देखते ही, पुलिस की वर्दी में देखते ही शायद पीछे कहीं भागकर छिप गया। वो जाकर अपनी गाड़ी उस लड़की के पास रोकते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ, किसी तरह की कोई परेशानी। इतने में वो लड़की उनको कहती है कि मेरे को एक व्यक्ति है जो कि जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया है और मेरे साथ वो गलत काम कर रहा है। इतने में वो पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो वो लड़की बताती है कि मैं रामनगर गांव की रहने वाली हूँ, मेरे पिता का नाम ये है। और जैसे ही वो ये बात सुनता है, उसको समझ में आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी जांच पिछले कुछ महीनों पहले उसको दी गई थी। वो लापता लड़की यही है। ये सुन करके वो जैसे ही पिता का नाम क्लियर कर लेता है, तो वो उसको पूछता है कि हालाँकि पिता का नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि इस तरह का ये लड़की से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन वो पूछता है कि वो व्यक्ति कहाँ है जो तुम्हारे साथ में था? इतने में वो लड़की घबरा सी जाती है और वो कहती है कि वो पीछे पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। पुलिस जो सब इंस्पेक्टर होता है वो दौड़ कर जाता है और पेड़ के पीछे से उस व्यक्ति को पकड़ कर हिरासत में ले लेता है और दोनों को थाने पर लाया जाता है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी और उस बच्ची को भी, जो पिछले कई दिनों से लापता थी। उसके पिता को, उनके परिजनों को, सबको थाने पर बुला लिया जाता है और उसके बाद में जो सब इंस्पेक्टर है, एक महिला कांस्टेबल को कहते हैं कि तुम इसकी रिपोर्ट को जैसे ये बता रही है वैसे सब कुछ लिखो कि इसके साथ क्या-क्या हुआ था। उसके बाद में वो लड़की अपनी कहानी बताना शुरू करती है कि क्या हुआ था उसके साथ, वो वाक़ई क्या-क्या बीता था उसके साथ। तो वो लड़की बताना शुरू करती है कि जब वो 3rd और क्लास में थी, तब उसके एक हेडमास्टर आए थे जिनका नाम था राम गुलाम। राम गुलाम ने आने के बाद में कई लड़कियों को परेशान करना शुरू कर दिया। कई खूबसूरत लड़कियों को वो डाँटा करते थे, फटकारा करते थे और उसके बाद में उन लड़कियों से फिर डरा-धमका कर के अपने पास में बुलाते और उनके साथ गलत हरकत वो किया करते थे, छेड़छाड़ किया करते थे। कुछ इसी तरह की हरकतें वो उसके साथ भी कर रहे थे और उसको कहा कि तुम्हारे नंबर बढ़ा देंगे, क्योंकि उसके लगातार 3rd क्लास से नंबर कम आना शुरू हो गए थे। वो जानबूझकर नंबर कम दे रहे थे और 4th क्लास में तो उसको फेल कर दिया। जब उसके पिता शिक्षक के पास गए, हेडमास्टर के पास गए कि मेरी बेटी फेल हो गई, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इसको एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है। अगर वो एक्स्ट्रा क्लास करेगी तो उसके बाद में वो पास हो जाएगी। तो उसके पिता शिक्षक की बातों में आ जाते हैं और शिक्षक की बातों में हर कोई आ जाता है। शिक्षक, गुरु, जिसको कोई किसी बात के लिए इनकार नहीं करता। तो उसके पिता भी मान जाते हैं कि ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो बच्ची शायद होशियार हो जाए। तो जैसे ही स्कूल खत्म होती थी, वो शिक्षक एक्स्ट्रा क्लास के बहाने उसको वहाँ पर स्कूल में रोक लिया करते थे और करीब 2 ढाई घंटे बाद में वो बच्ची अपने घर पहुँचा करती थी। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। जब ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, तो उसके बाद में जो गाँव के लोग थे, वहाँ गाँव में एक तरह की चर्चाएँ फैल होने लगी थी इस बात को लेकर के कि एक लड़की है जो कि स्कूल में काफ़ी देर तक रुकती है, शिक्षक भी वहाँ रहता है। उस दौरान जो क्लास होती है उसका दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है, स्कूल का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। ये जब चर्चाएँ फैलने लगती है, तो एक व्यक्ति होता है जो उस बच्ची के पिता के पास जाता है और उन्हें जाकर के कहता है कि आपकी बच्ची स्कूल में देर तक क्यों रुकती है? जब सारे बच्चे चले जाते हैं, तो वो अकेली वहाँ पर क्यों रहती है? तो वो कहते हैं कि जो इसके टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, उन्होंने कहा है एक्स्ट्रा क्लास के लिए, इसलिए रुकती है। इतने में वो जो व्यक्ति आया होता है, उनका जानकारी होता है, चिल्ला कर के उनको कहता है, आपको पता है कि आपकी गाँव में किस तरह की चर्चाएँ हो रही है? आपके बारे में लोग क्या-क्या बातें कर रहे हैं, आपकी बच्ची के बारे में क्या-क्या बातें कर रहे हैं? वहाँ पर स्कूल के अंदर वो जितनी देर रुकती है, उस दौरान जो टीचर है वो गेट बंद कर लेता है स्कूल का, क्लास का। उसके बाद उस क्लास में क्या होता होगा, उसको लेकर किस-किस तरह की चर्चाएँ यहाँ पर हो रही है, आप सुनकर शर्मिंदा हो जाएँगे। उस समय तो उस बच्ची के पिता कुछ नहीं कहते, लेकिन उसके बाद में 1 दिन का इंतज़ार करते हैं और अगले दिन स्कूल जैसे ही खत्म होती है, उसके पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस क्लास के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। कुछ देर होती है, क्लास अंदर से जो टीचर होता है वो बंद कर लेता है और जैसे ही वो क्लास बंद करता है, कुछ देर में उसके जो पिता होते हैं, वो ज़ोर-ज़ोर से क्लास का जो दरवाज़ा होता है उसको नॉक करने लगते हैं, बजाने लगते हैं।
जो टीचर है उसको तेज से आवाज दे करके उसको बाहर बुलाते हैं, लेकिन लगभग 3 मिनट 4 मिनट तक वो टीचर बाहर नहीं आता, उसके बाद दरवाजा खोलता है। और जैसे ही बाहर आता है तो पिता कुछ कहते उससे पहले ही वो टीचर उन पर चिल्लाने लगता है कि आपको शर्म नहीं आती कि मैंने आपको बेटी को एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाना शुरू किया और आप मुझ पर इस तरह से जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, मुझे बाहर बुला रहे हैं, क्या उसको पढ़ाना नहीं है? इतने में उसके पिता कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी बेटी को अभी तो लेकर जा रहा हूँ, उसके बाद में बात करेंगे। जो पिता होते हैं घर पर आकर फैसला लेते हैं कि वो अब बच्ची को स्कूल नहीं भेजेंगे और अब उसका जो भाई होता है बच्ची का, उसको कहते हैं कि इसका नाम कटवा दो। 3 दिन बाद में उसका नाम कटवा दिया जाता है स्कूल में, उसको भेजना स्कूल बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वो टीचर होता है लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और किसी तरह से उस बच्ची से कांटेक्ट करके एक बार उसको स्कूल बुलाता है और वहां से वो उस बच्ची को लेकर के फरार हो जाता है। और तब जाकर के उसके पिता जो है वो जो थाना है हैदरगढ़ थाना, वहां पर पहुंचते हैं और इस पूरे मामले की गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं, उस बच्ची की गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। जो सब इंस्पेक्टर है वो इस मामले की जो जांच कर रहे होते हैं, वो गांव में जब जांच करने के लिए जाते हैं, शिक्षक जो है शिक्षक को लेकर के पूछताछ करते हैं, तो गांव के लोगों को शंका होती है, लेकिन वो कहते हैं कि जो शिक्षा विभाग है वहां से कुछ स्कूल में काम करवाने के लिए कुछ पैसे आए थे, लेकिन वो शिक्षक कुछ पैसों को हड़प कर गया, इसी की जांच करने आए और अगर ये सच पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह की बात वहां पर उनकी ओर से कही जाती है। तो लड़की जो कहानी बता रही होती है वो कहती है कि मुझे वो वहां से फिर भगा करके ले जाते हैं। ले जाने के बाद मुझे लखनऊ ले जाया जाता है। लखनऊ में एक होटल में रखा जाता है। होटल में काफ़ी दिन रखते हैं और वो मेरे साथ रेप करते हैं। और फिर एक भगवान की तस्वीर लेकर आते हैं और उसके सामने मेरे सिर पर सिंदूर लगा देते हैं और कहते हैं कि तुम आज से मेरी पत्नी हो। होटल में तो वो मुझे पत्नी कहते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तब कहते हैं कि बाहर किसी को मत बताना कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। बाहर कहना कि ये मेरे पिता हैं और तुम मेरी बेटी हो, इस तरह की बात कहना, क्योंकि तुम अभी नाबालिग हो, तुम 18 साल की नहीं हुई हो, पुलिस केस हो सकता है। तो इस तरह का सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद में एक एक व्यक्ति को लेकर वो बुजुर्ग व्यक्ति आता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो उसको लेकर भागा होता है टीचर, उसकी उम्र 55 साल होती है और वो 55 साल का व्यक्ति एक किसी और व्यक्ति को अपने साथ लेकर के उस बच्ची के पास आता है। तो उस बच्ची के पास आकर के उसको कहता है कि ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आए, ये हमारी शादी का एक दस्तावेज बना करके हमको दे देंगे। और इतना कह के वो कहता है कि मैं इनके लिए कुछ सामान लेकर आता हूँ, बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है तो जो व्यक्ति आया होता है साथ में सब रजिस्ट्रार के नाम से, वो उसके साथ गलत काम करने लगता है, उसके साथ रेप करता है। बच्ची रोने लगती है और जैसे ही वो बुजुर्ग व्यक्ति 55 साल का आदमी वहां पर वापस आता है, वो टीचर वहां अंदर होटल में पहुंचता है, वो रोते हुए उसे कहती है कि जो आप मेरे साथ इतने दिनों से करते आ रहे थे वही इस व्यक्ति ने भी मेरे साथ किया, और वो रोने लगती है। ये सुनकर के वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो कहता है कि ये हमें दस्तावेज बना के देंगे हमारी शादी का, और वो भी तब जब तुम 18 साल की नहीं हुई हो, तो ये जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना पड़ेगा। और ये सुनकर वो और ज्यादा रोने लगती है। और उसके बाद में एक सिलसिला शुरू हो जाता है, रोज नए लोगों का वहां पर आना जाना और उसके साथ इसी तरह की चीजें करना। ये काफी दिनों तक चलता रहता है और उसके बाद वहां पर एक रिश्तेदार रह रहे होते हैं उस टीचर के, 55 वर्षीय व्यक्ति के, वहां पर वो उस लड़की को लेकर चला जाता है, कुछ दिन वहां पर रखता है। उसके बाद में वहां पर जब लोगों को शक होने लगता है तो वो उस लड़की को लेकर के कानपुर चला जाता है, कानपुर में रखता है। और वहां पर भी एक वकील को इसी तरह से बुलाता है शादी के नाम से, और वो वकील भी उसके साथ आकर के इसी तरह की घिनौनी हरकत करता है, हैवानियत करता है, और ये हैवानियत का सिलसिला चलता रहता है। न जाने कितने लोगों ने उस टीचर के जरिए आकर उस बच्ची के साथ इसी तरह का घिनौना काम किया था। और फिर उस वो लड़की को कानपुर से कुछ दिनों बाद में सुल्तानपुर ले जा रहा होता है। तो कानपुर का जो टैक्सी स्टैंड होता है वहां पर वो लड़की खड़ी होती है और उसी दौरान वो देखती है कि सामने एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा है। तो पुलिस कांस्टेबल को देख करके वो भाग करके उसके पास जाती है और उसे अपनी आपबीती बताती है, रेप की बात बताती है। लेकिन वहां आकर के वो बुजुर्ग व्यक्ति उसको गुमराह कर देता है कि ये तो मेरी बेटी है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। तो वहां पर वो कुछ सोचता समझता उससे पहले वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो उस बच्ची को लेकर के वहां से रवाना हो जाता है। आगे वो उसको सुल्तानपुर ले जाता है और वहां पर मारता है, पिटाई करता है और कहता है कि अब जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, जिसको कहना है उसको तुम शिकायत कर दो, कुछ भी नहीं होने वाला।
और ये सिलसिला वहां पर भी चलता रहता है, वहां पर भी उसके साथ कई लोग रेप करते हैं। फिर वो उसको कहीं बाहर बाजार ले जा रहा होता है एक दिन, लगभग 8 अक्टूबर के बाद, लगभग 2 महीने बाद की ये बात है। तो उस दौरान जो सब इंस्पेक्टर होता है, वो वहां पर पहुंच जाता है और वो उसको देख लेता है और सारी चीजें निकल कर सामने आ जाती है। ये कहानी जैसे ही वो सुनती है महिला कांस्टेबल थाने में, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और ये पास में बैठा एक पुलिसकर्मी उसको देख रहा होता है, देखता है कि उसकी कहानी सुनकर के ये महिला कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल रोने लगी है। यानी क्या माजरा है, क्या कहानी है, क्योंकि उसको इस कहानी के बारे में पता नहीं होता। और महिला कांस्टेबल जैसे ही उस पुलिसकर्मी को भी वो कहानी सुनाती है, वो सीधा जाकर के वो बैरक खोल देता है, वो थाने में बनी जेल को खोल देता है और उससे बाहर उस व्यक्ति को खींच लाता है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को, और उसको मारना शुरू कर देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर आकर उनको रोकता है और उसको वापस बैरक में डाला जाता है। एक दिन बीत जाता है, अगले दिन उसको कोर्ट में पेश करना होता है। तो जो थाने की जीप होती है उसमें उस बुजुर्ग व्यक्ति को बैठाया जा रहा होता है कोर्ट में ले जाने के लिए, 2 कांस्टेबल बैठा रहे होते हैं। तभी थाने के अंदर से 8 से 10 पुलिस कांस्टेबल महिलाएं आती है भाग करके और उसको खींच करके गाड़ी में से नीचे गिरा देती है, उसके बाल पकड़ के नीचे गिरा देती है और उसको मारना शुरू कर देती है, क्योंकि उनमें गुस्सा होता है। और वो जब मार रही होती है तब भी उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि उस एक छोटी सी बच्ची, एक 14 साल की बच्ची के साथ उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया होता है। और वो रोते रोते उस बुजुर्ग को मारती रहती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर वहां पर दौड़कर आता है उसको बचाने के लिए, ये कहते हुए कि अगर ये यहाँ पर थाने में मर गया तो पूरा थाना सस्पेंड हो जाएगा, हमारे सबके ऊपर कार्रवाई होगी, तो इसको जो सजा देनी है, इस बच्ची के साथ जो न्याय करना है वो हम अपने तरीके से करवाएंगे, लेकिन वो न्याय करने वाला कोर्ट होगा। ये कहकर के वो उस व्यक्ति को उठा करके थाने में ले जाता है और थाने में पेश करता है। जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो तमाम साक्ष्य थाने में रखता है। वो साक्ष्य भले ही लखनऊ होटल से लेकर के सुल्तानपुर की घटना तक के हों, लेकिन उस दौरान जो उसके पिता होते हैं लड़की के, वो वर्सेटाइल हो जाते हैं, वो पीछे हट जाते हैं और बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं पहुंचते, क्योंकि उसके पिता को लग रहा होता है कि अगर मैं सामने जाऊंगा तो शायद मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। वो पहले भी स्कूल में भी जब उसको देख लेते हैं उसके टीचर को कि वो कमरे में, बंद कमरे में 2 से 3 मिनट तक, 4 मिनट तक गेट नहीं खोलता, तब भी उसके साथ वो उसके पिता कुछ नहीं करते। उसके बाद में जब इस तरह की बात आती है, तब भी वो जब थाने पहुंचते हैं तब भी छुप-छुप के बिना एफआईआर किए कार्रवाई करने की बात करते हैं, और जब ये मामला सामने आ जाता है तब भी वो कोर्ट में नहीं पहुंचते। और उसके बाद वो जल्द ही अपनी बेटी की शादी भी कर देते हैं। लेकिन कोर्ट में जब नहीं पहुंचते तो मामला थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है। मामला कमज़ोर इसलिए हो जाता है क्योंकि पिता की गवाही नहीं होती, और गवाही नहीं हो तो फिर आरोपी को सज़ा दिलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो पुलिस वाले हैं वो जानते थे कि इस पूरे मामले में सच्चाई है, तो वो हर तरीके से कोशिश करते हैं, हर तरह का साक्ष्य जमा करते हैं। यहाँ तक कि लखनऊ की होटल हो, रामनगर की जो गलियाँ हो, रिश्तेदार हो लखनऊ में, कानपुर के अंदर जहाँ-जहाँ वो गया हो, टैक्सी स्टैंड की जो घटना हुई हो, या फिर सुल्तानपुर, उन तमाम जगहों में जो-जो लोग बीच में उस बच्ची से मिले होते हैं, उन सभी के गवाह वहाँ पर लिए जाते हैं और उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। और इस उसी के आधार पे जो जज होते हैं वो इस मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाते हैं। लेकिन ये सजा और बड़ी होनी चाहिए थी। एक ऐसा अपराध था जो कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन पिता गवाही नहीं देते, इसलिए इसमें सजा 7 साल की होके रह जाती है। लेकिन ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं थी, ये कहानी आपको सिर्फ ये जताने के लिए नहीं थी कि एक दर्द भरी कहानी है। ये आपको सावधान करने के लिए मैंने सुनाई कि सबके घर में बच्चे होते हैं, बच्चे बाहर भी जाते हैं, आप उनको बाहर जाने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप उनके साथ फ्रेंडशिप ज़रूर कर सकते हैं। आप फ्रेंड बन कर के उनको सलाह ज़रूर दे सकते हैं कि बाहर जाएँ तो नए लोगों के साथ किस तरह से मिलना चाहिए। अगर कोई नया व्यक्ति मिले तो उससे किस तरह से बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ आप उनको गुड टच, बैड टच इसके बारे में बताएँ कि ये क्या होता है, किस तरह से लोग छूते हैं तो उसके
पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए, भले ही आपके लड़का हो या लड़की, दोनों को इस तरह की चीजें सिखानी चाहिए जिससे कि वो बाहर जाएं तो इस समाज में, हमारे समाज में कुछ जो ये एक शिक्षक था, इस तरह के कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी हैं, कुछ हैवान भी हैं, उनसे बचा जा सके। इस तरह की बातें आप अपने बच्चों को बताएंगे तो शायद ये एक अपराध तो हो गया, इससे घिनौना अपराध मैं नहीं कह सकता किसी बच्चे के साथ हुआ हो, लेकिन किसी दूसरी बच्ची के साथ या किसी लड़के के साथ इस तरह का अपराध नहीं हो, यही सोच करके ये कहानी सुनाने का पूरा उद्देश्य है। और आप इसको जानने के बाद अपने बच्चों को नसीहत जरूर दें, उनको बताएं जरूर कि किसी भी, जब वो स्कूल में भी जाते हैं तो शिक्षकों के साथ उनका व्यवहार कैसा हो, नए लोगों से मिलते हैं तो व्यवहार कैसा हो, यहाँ तक कि रिश्तेदारों से भी जब वो मिलते हैं तो भी किस तरह से क्या चीज हो, आपको सब चीज की जानकारी रहनी चाहिए। तो फिलहाल की आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द किसी और कहानी में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।